लेकर आया हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस साल का न्यू कोर्स, फर्स्ट सेमेस्टर का न्यू कोर्स है 2023 का। ये हिस्ट्री का कोर्स है, प्राचीन इतिहास का। मैंने इसकी फर्स्ट पार्ट को अपलोड कर दिया है, ये मेरा सेकंड पार्ट है। उसमें मैंने नोट्स बनाने के तरीके भी सिखाए हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी ये भी नहीं पता होता नोट्स कैसे लिखना है, कैसे इसको कहने में पॉइंट बनाते हैं, कैसे निष्कर्ष लिखते हैं। पूरा थीम मैंने उसमें समझा दिया है, साथ में मैंने पॉइंट निकालने के तरीके भी बता दिए हैं। मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे और उसमें नोट्स बनाना सीखें। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी कोचिंग वगैरह में ये सब चीज़ सीख चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि कैसे पॉइंट बनाते हैं, कैसे इस नोट्स को कंप्लीट करते हैं और कैसे भूमिका बनाई जाती है, अटेंड कैसे करते हैं, 20 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चन को कितने पेजों में लिखा जाता है। तो मैंने सब कुछ समझा दिया है उस पहली वीडियो में। अब ये मेरी दूसरी वीडियो होने वाली है, इसको आप कंटिन्यू देखें और अपने नोट्स को कंप्लीट करें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने उस वीडियो में लास्ट में मैं यहाँ से ख़त्म किया था कि सभ्यता और संस्कृति क्या है। तो हमारा जो नोट्स चल रहा था वो ये चल रहा था, मैं एक बार इसमें रिमाइंड करा देता हूँ। और नोट्स हमारा चल रहा था, फर्स्ट था ये हमारा चैप्टर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट है इसका हमारा, सभ्यताओं को समझना, इतिहास। और इसमें शहरी क्रांति हो गया और फिर डिबेट्स हो जाएंगी, ये सब चीज़ में पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा पहला यूनिट का पहला क्वेश्चन है, सभ्यताओं को परिभाषित करना है। लेखन, इतिहास, शहरी क्रांति, कांस्य युग, धातु युग, नवपाषाण कालीन संस्कृति वगैरह सब इसमें एक्सप्लेन करना है। प्राचीन, मध्य और आधुनिक, इनके इतिहासों को थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन करोगे तो ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, इसमें जो जो पढ़ना है वो यहाँ पर मैंने पहली वीडियो में बता दिया है। अब मैं यहाँ पर बस डायरेक्ट शुरू कर देता हूँ, जो मेरे लास्ट का टॉपिक छूट गया था। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे, सभ्यता और संस्कृति क्या है। तो सभ्यता और संस्कृति के मैंने बताया था, सभ्यता का मतलब क्या होता है। सभ्यता पुरानी चीज़ों से नया बदलाव करना, हमारे पुराने जीवन से नए जीवन की ओर बढ़ना, सभ्यता से संस्कृति की ओर बढ़ना कहलाता है। ये मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति सब दोनों के बीच अद्वितीय संबंध, यानी कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये मैंने बताया है यहाँ पर। ठीक है, दोनों एक साथ वर्क करते हैं और संस्कृति सभ्यता के प्रमुख घटक हैं, दोनों एक साथ जुड़कर कार्य करते हैं। ये वही तत्व है जो सभ्यताओं में लोगों के बड़े समूहों को एक साथ लाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं यहाँ पे इसमें से भी पॉइंट्स बता देता हूँ कैसे यहाँ पे पॉइंट निकालना है। तो ये यहाँ पर पॉइंट ये वाला बन जाएगा, संस्कृतियाँ सभ्यता के प्रमुख घटक हैं और सभ्यता और संस्कृति दोनों के बीच एक अद्वितीय संबंध है। ये आप हेडलाइन लिख के या फिर सब हेडिंग में आप इनको लिख सकते हो, मेन मेन पॉइंट है। यह वही तत्व है जो एक सभ्यता में लोगों के बड़े समूहों को एक साथ लाते हैं, क्योंकि वे मूल्यों और संस्थाओं के साझा समूह के माध्यम से पहचान करते हैं। सभ्यता का मतलब एक साथ रहना, एक समूह में रहना। संस्कृति का मतलब बदलाव से है। ठीक है, लेकिन नृवंश विज्ञानी और मानव विज्ञानी, यानी कि जिन्होंने पुराने लोगों के बारे में, जो पुराने प्राचीन काल से रहते आ रहे हैं, उन लोगों के बारे में अध्ययन किया है, और यहाँ पर मानव विज्ञान, मानव के बारे में अध्ययन किया है, उन दोनों के बीच अंतर बनाए रखना पसंद करते हैं। कौन? निर्विज्ञान। ये हमारे इतिहासकार यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं और अपने यहाँ पर थॉट्स प्रस्तुत कर रहे हैं। ये प्रवृत्ति 1874 में सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, एडवर्ड बर्नेट टायलर। इन्होंने आदिम संस्कृतियों को, प्रिमिटिव कल्चर, ये उनकी बुक का नाम है, इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जहां उन्होंने सभ्यताओं को सरल शुरुआत से विकास के जटिल रूपों के प्रगतिशील विकास के धर्म में परिभाषित नहीं किया। इन्होंने ना पूरा सभ्यता का एक वो क्रमबद्ध अध्ययन करके तो बताया, लेकिन सही से नहीं समझाया कि कैसे मानव ने प्राचीन जीवन में किस तरीके से पूरा पाषाण के जो तीनों काल हैं, निम्न, मध्य और उच्च में कैसे जिया करते थे। फिर उसके बाद हमारा चिलकोलित यानी कि ताम्रपाषाण काल आता है, और उसके बाद ताम्रपाषाण काल में कैसे मानव तांबे का इस्तेमाल करता था अपने औजारों के रूप में, और उसके बाद फिर यहाँ पर मध्य पाषाण काल आ जाएगा। मध्य पाषाण काल भी 2 भागों में बटा हुआ है। तो इन भागों में इन्होंने एक तरीके से क्रमबद्ध अध्ययन तो किया, लेकिन सही से नहीं समझा पाए, ठीक है, विकास के रूप को। तो टाइलर के अनुसार सभ्यता का तात्पर्य, इन्होंने क्या बोला है कि मानव समाज के एक विकसित चरण से है, और इसलिए वे आदिम समाजों का अध्ययन और चर्चा करते हैं, और वे उनके सहयोगी संस्कृति का उपयोग करना पसंद करते हैं।
तो यहाँ पर इन्होंने क्या है, मानव के यहाँ पर मानव के विकास के विकसित चरण के बारे में बताया, आदिम समाजों के बारे में बता दिया इन्होंने। संस्कृति को किसी सभ्यता और सभ्यताओं के महत्वपूर्ण गुणों में से एक के रूप में देखना अधिक उपयुक्त होगा। ये इन्होंने अपने थॉट्स दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, इनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप दो तीन और राइटर्स हैं, इनके बारे में भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा राइटर को ही लिखें, दो तीन राइटर को कॉपी करके लिख सकते हो, बहुत है इतना। फिर हम यहाँ पे इसके बाद हम ये लिख सकते हैं सभ्यता का उदय कैसे हुआ है। तो सभ्यता का उदय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नवपाषाण वाले नेक्स्ट जो नोट्स होगा उसमें भी इनको एक्सप्लेन पूरा करना पड़ेगा। इसमें जो आएंगे वी गार्डन चाइल्ड। उन शुरुआती सिद्धांतकारों में से एक थे जिन्होंने सभ्यता के उद्भव को दो क्रमिक क्रांतियों अर्थात नवपाषाण का क्रांति और शहरी क्रांति के रूप में बताया था। नवपाषाण काल के बारे में एक्सप्लेन करते हैं ये, और शहर में किस तरीके से लोगों ने अपने आप को शहर विकसित करके रहना शुरू किया उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। और एक सामाजिक विकासवादी होने के नाते चाइल्ड ने तर्क दिया कि कृषि और अधिशेष उत्पादन सभ्यताओं का आधार था, जो नवपाषाण क्रांति द्वारा रखी गई नींव पर प्रकाश विकसित। ये देखो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि सबसे पहले मानव ने अस्थायी कृषि किया, उसके बाद स्थायी कृषि करने लगा, फिर उसके बाद फूड को स्टोर करने लगा। इसी से ही नवपाषाण कालीन क्रांतियाँ शुरू हो गई। और संस्कृत यहाँ पर भी यहीं से ही क्या है, शहरी क्रांति में विकसित बदलाव देखने को मिले थे। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हम आगे के नोट्स और कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके दो तीन थॉट्स और ये वाला भी लिख सकते हैं। माना जाता है कि पहली और शुरुआती सभ्यताओं का विकास खेती के आविष्कार के साथ हुआ था। इसे मेसोपोटामिया में और मिस्र में और समय के साथ भारत और चीन में प्रारंभिक सभ्यताओं के आधार पर देखा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसको हम इराक की सभ्यता बोलते हैं, इराक में विकसित हुआ था, ठीक है। दो नदियों के बीच में दजला और फरात, ये लिख सकते हैं। मिस्र की सभ्यता भी प्राचीन सभ्यताओं में से गिनी जाती है। उसके बाद यहाँ पर आएगी भारत में सभ्यताओं की बात करते हैं तो वो आ जाएगी हमारी हड़प्पा सभ्यता हो जाएगी। चीन के अंदर जो सभ्यता थी वो हमारी यहाँ पर पीली नदी के किनारे यहाँ के लोगों ने बसना शुरू किया था। तो ये प्राचीन सभ्यताएं हैं, ठीक है। चीन की पीली नदी हो गया और भारत में सिंधु नदी के किनारे सभ्यता। जितनी भी ये सभ्यताएं बसी हैं सारी की सारी किसी न किसी नदी के किनारे बसी हैं। तो ये सारा नदी है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला, इराक में दजला और फरात, ठीक है, चीन के अंदर पीली नदी, ठीक है, और उसके बाद भारत में सिंध नदी जिसमें हड़प्पा सभ्यता। तो सारी सभ्यताएं हैं जितनी भी हैं वो सब नदी के किनारे विकसित हुई हैं और वह रहना शुरू किया। इसका मुख्य कारण क्या था? नदियों का सोर्स उनको मिलता था, वहाँ से खेती बाड़ी, ठीक है, ये सब करना उन्होंने शुरू किया, ठीक है। पानी की कमी ना होने के कारण उनको पानी से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, तो वहाँ पर लोगों ने बसना आरंभ कर दिया था। यहीं से उनकी प्रारंभिक जीवन की शुरुआत होती है। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हम इसके बाद हम दो तीन टॉपिक लिख सकते हैं। ये वाला ये पॉइंट्स जो है ना, ये जितने भी पॉइंट बताए गए हैं ये लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ बताए गए हैं। इसमें मैं निकाल देता हूँ, इसको बना सकते हैं आप। सिंचाई सामान्य रूप से खेती के लिए आवश्यक है, ये वाला लिखा जा सकता है। शायद यही कारण है कि प्रारंभिक सभ्यताओं का विकास नाड़ी यांत्रियों के साथ सिंचित भूमि के समुद्र क्षेत्रों में हुआ। देखो ये भी नदियों की बात कर रहा है। इन प्रमुख नदियों ने माल के लंबी दूरी के परिवहन को भी सक्षम बनाया, ठीक है, और दूर दराज के क्षेत्रों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया। नदियों का यही एक फ़ायदा होता था कि नदियों के मार्ग, उनका व्यापार अच्छा हो जाता था, वहाँ से व्यापार से जुड़ गए थे वो, बहुत कुछ उन्होंने विकसित किया वहाँ पर रहकर, जिसके परिणाम स्वरूप सभ्यताओं को जोड़ा गया, एक सभ्यताओं से दूसरी सभ्यताओं को जोड़ दिया गया था, ठीक है। इन क्षेत्रों में खेती का अभ्यास करने वाले शुरुआती निवासियों को भी विशेष रूप से खेती के उद्देश्यों के लिए आवश्यक लकड़ी, धातु या पत्थर के औजारों का आविष्कार करने की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ से देखो ये पॉइंट, सारे सब पॉइंट निकाले जा सकते हैं कि मतलब कैसे कैसे लोगों ने अपने आप को विकसित किया है। इसने न केवल धातु प्रौद्योगिकी उत्पादन को बढ़ावा दिया, अपितु कारीगरों के महत्वपूर्ण समूह की आवश्यकताओं को भी बढ़ाया। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी निकाला जा सकता है। कितने सारे पॉइंट्स हैं निकाले जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से निकला है कारीगरों के समूह की आवश्यकताओं को बढ़ावा देना,
प्रौद्योगिकी और उत्पादन को बढ़ावा देना। ये पॉइंट निकाले जा सकते हैं, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी भाषा में और नंबर अच्छे मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पर पॉइंट ये है, ये जो बताया गया है दूसरा, जनसंख्या वृद्धि, ये भी एक पॉइंट है। जनसंख्या वृद्धि शहरों गांवों के विकास के लिए लोगों को बसने और स्थायी बस्तियां स्थापित करने के लिए खेती के लिए आवश्यक थी। इन परिवर्तनों ने एक ऐसा परिदृश्य तैयार किया जहां ऐसी सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की बढ़ती आवश्यकता महसूस की गई, जो बड़े समूह के हिस्से के रूप में रहने वाले लोगों की तकलीफों का समाधान कर सके। तो मतलब एक साथ रहकर आपस में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से अपने आप को अपनी समस्याओं को एक दूसरे की समस्याओं को सॉल्व करा करते थे। तो ये जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी सभ्यताएं विकसित होती चली गई, उनकी आवश्यकताएं विकसित होती चली गई और उन्होंने अपने आप को जीवन में ढाल दिया था इस तरीके से। तो ये उनकी सभ्यताओं का मूल आधार। तीसरा पॉइंट हमारा है कृषि क्षेत्र में स्थिरता के कारण शिल्प, ये वाला बन जाएगा शिल्प विशेषज्ञता। तो अब यहाँ के जो लोग थे शिल्प कलाओं में भी विशेषज्ञ हो गए थे, जैसे छोटी छोटी कलाएं, मूर्तियाँ बनाना, ठीक है, ये सब भवनों का निर्माण, उनमें नक्काशी वगैरह करना, कारीगर, व्यापारी, पुजारी, ये सब कुछ धीरे धीरे करके होने लगा। सभ्यताओं का विकास के ही चरण कहलाते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हो। फिर चौथे पॉइंट में आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि सभ्यता शब्द शहर में रहने का अर्थ, ये हमारा अर्थ में आ जाएगा। सभ्यता शब्द का मतलब होता है यहाँ पर शहर में रहने का अर्थ बताया है, इसलिए माना जाता है कि मूलभूत सभ्यताओं की शुरुआत शहरों में हुई। तो सही बात है ये। वैसे मूलभूत रूप से सभ्यताओं का शुरुआत देखा जाए तो विकसित मानव ने विकसित जब पूरी तरीके से होने लग गए थे, समझ बढ़ गई थी, तो शहरों में ही होना शुरू हुआ था, जो गाँवों की तुलना में बड़े और अधिक धनी आबादी वाले थे, क्योंकि शहरों में सबसे ज़्यादा साधन, वहाँ पर साधन भी थे, सुविधाएं भी थी, और उन साधनों का इस्तेमाल करके उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाता था, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता था, तो वहाँ पर आवश्यकताएं लोगों की पूरी हो जाती थी। इसलिए ये वाला पॉइंट सही है कि शहरों में ही ज़्यादा विकसित हुई थी सभ्यताएं। पांचवा पॉइंट हमारा है लेखन के आविष्कार। तो ये वाला पॉइंट बना सकते हैं, ने रिकॉर्ड, ठीक है, कीपिंग सुनिश्चित की और संस्कृति का एक पीढ़ी या समय अवधि से दूसरी पीढ़ी तक चरण सुविधा, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ही भी देखो, अगर किसी ने कोई किताब लिख दिया, दूसरी पीढ़ी उस बुक का इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एक पीढ़ी सुधरती गई, दूसरी पीढ़ी उससे ज़्यादा डेवलप होती चली गई। तो ये हमारा इस पॉइंट के अंदर आ जाएगा। इसमें है लेखन के आविष्कार। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, किसी ने लिखना शुरू किया, अब लिखने के साथ साथ आवश्यकताएं बढ़ गई, बैंकिंग खुल गए, क्योंकि बैंकों की चीज़ें रिकॉर्ड रखने के लिए हो गया। फिर बाई खाता वगैरह अलग अलग तरीके के इस्तेमाल करने लग गए। कुछ छोटी मोटी चीज़ों की जानकारी या विवरण हो गया। फिर से कानून बन गए, कानून के साथ साथ न्यायपालिका बन गई। ये छोटी छोटी आवश्यकताएं धीरे धीरे करके लेखन कला के साथ साथ शुरू होने लगी। तो ये सभ्यताओं के विकास के चरण है। उसके बाद छठा पॉइंट हमारा यह है कि सभ्यता एक बहुसंस्कृति समाज को समाहित करती है। ये पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पर बता सकते हैं कि एक ऐसा समाज जहाँ पर अब एक सभ्यता, एक संस्कृति नहीं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ग्रुप से मिलकर क्या किया, अपनी पहचान, अपने अलग अलग तरीके, ठीक है, यहाँ पर विकसित कर दिए, रहने के तरीके विकसित कर दिए। और दूसरी चीज़, यहाँ पर समाज भी अलग तरीके विकसित हो गया, बहुसंस्कृतिवाद बन गया, मतलब अलग अलग एक साथ सभ्यताएं देखने को मिली बहुत एक ही जगह पर, ठीक है, ये यहाँ पे लिख सकते हैं। और जिससे कि वर्ग भी बन गए, अमीर गरीब वर्ग बन गए, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे बन गए, कुछ कम पढ़े लिखे बन गए, कुछ पढ़ते ही नहीं थे। तो ये ऐसे ये सारी क्या है, ये हमारा बहुसंस्कृतिवाद को कहलाती है। ऐसा समाज विकसित हो गया था। फिर धर्म, फिर धार्मिक व्यवस्था की शुरुआत होने लगी। अब लोगों ने क्या किया, समाज में रहकर पूजा पाठ वगैरह शुरू कर दिया, मान्यताएं शुरू हो गई है। कोई प्रकृति की पूजा करता है, कोई यहाँ पर जीव की पूजा करता है, कोई यहाँ पर नदी जिनसे वो डरते थे उनकी पूजा करते थे। मतलब एक तरीके से उन्होंने धार्मिक जीवन की शुरुआत भी कर दी थी। ये भी विकास के चरण में आएगा। फिर यहाँ पर परिणाम स्वरूप अब उनको आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी विकसित होना था। तो आर्थिक रूप से उन्होंने व्यापार की शुरुआत कर दी, और व्यापार के साथ साथ उन्होंने एक व्यापारिक संगठन बना लिया, जिसमें अब व्यापारिक संगठन के साथ साथ एक संगठन व्यापार के अलग अलग रूप, अलग अलग जगहों पर व्यापार करता था। और एक व्यापारिक संगठन, एक से अधिक व्यापारिक संगठनों के ऊपर उससे भी लीडर बैठे होते थे, जिनसे कि इनके ऊपर भी निगरानी रखते थे। तो मतलब एक दूसरे के ऊपर ये पद सोपान पद्धति की तरह काम करते थे। जैसे कि सबसे ऊपर एक मालिक हो गया, उसके नीचे यहाँ पर 10 लोग काम करने वाले हो गए, फिर उसके नीचे और 10 लोग हो गए। तो ये सारे के सारे क्या है, व्यापारिक संगठन इस तरीके से जुड़ा हुआ था। आर्थिक
और सामाजिक। अब यहाँ पर ये आर्थिक और राजनीतिक पॉइंट में इन्होंने इस तरीके से बदलाव देखा। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 पॉइंट लिखने के बाद लास्ट में हम लिख देंगे राज्य के गठन के परिणाम। इसी से ही ना लास्ट में राज्य विकसित हो गया। पहले छोटी छोटी संस्थाएं हुआ करती थी, ठीक है, संस्थाओं ने धीरे धीरे करके बड़ा रूप लेकर राज्य का निर्माण कर दिया। लास्ट में मैं एक डेफिनेशन बता देता हूँ, राज्य की पूरी परिभाषा वो लिख देना और ये पूरा खत्म हो जाएगा। राज्य क्या है, तो राज्य जो है, राज्य को इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं, जो लैटिन भाषा के स्टेटस सबसे बना है, स्टेटस सबसे बना है, जिसका मतलब होता है निवास, एक ऐसा निवास जहाँ पर लोग रहते हैं। ये छोटे छोटे संस्थाओं से बनाया गया है। ठीक है, तो पहले छोटे छोटे लोग एक समूह में रहा करते थे, बाद में राज्य की आवश्यकता विकसित हो गई। तो यहाँ पर ये लिखने के बाद हम इसको निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष क्या होता है मैं बता देता हूँ। निष्कर्ष आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका 6 या 7 लाइन का होना चाहिए, और ये खुद के व्यू होते हैं, अपने व्यू। निष्कर्ष आप जरूर लिखें, क्योंकि इसको लिखने से आपके जो पॉइंट्स है उसमें थोड़ी जान पड़ जाती है, और एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे ने पूरा एक थीम प्रस्तुत किया है। वैसे इसके नंबर मिलते बहुत कम है, कोई कोई देता है कोई नहीं देता, लेकिन ये गुड इफेक्ट डालता है। तो निष्कर्ष अगर आपको नहीं भी आता है तो 5 लाइन का लिख दो, लेकिन लिखो जरूर। ठीक है, ये लास्ट में ये पॉइंट खत्म हो गया है पूरा निष्कर्ष के साथ। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अब नए क्वेश्चन के साथ होगा, इसलिए इसको आप कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं, बाय।